हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं रेमिटेंसेस की तौर पे, तो उनको कंसीडर करना चाहिए, राइट टू वोट उनको देना चाहिए। हमने फॉरेन अफेयर्स हमने इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू पे, उसमें हमें हाईलाइट करना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड दिस कंट्री इज मेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, so for that we should consider and be a strong neighboring support for our fellow Muslim countries. More than that, वह हम अपने जो फॉरेन मिशंस हैं उसमें हम जाएं, डेलीगेशंस जाएं, लेकिन आप लोग सोचें कि हमने उनसे फॉरेन मिशंस में हम कितना बिजनेस अपने घर अपने पाकिस्तान में लाए हैं, तो उसके लिए आपसे रिप्रेजेंटेशंस करें, बस लंचेस और डिनर्स तक ना हमारी बात रहे या टूर्स तक। हमें कोई फ्रूटफुल इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, हमारी पॉलिसी इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हम जब जाएं किसी मुल्क में हम टारगेट सेट करके जाएं कि इस मुल्क से हमें क्या चाहिए और हमने लेकर कैसे आना है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के लेकर जाएं। और तीसरा, ये जो हमारे बेचारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड हुए हैं, जिनको बिल्कुल हमने छोड़ दिया है, जो इतने हफ्तों से वहाँ फंसे हुए थे और महीनों से हमारी PIA एयरलाइंस नहीं हम अरेंजमेंट कर सके, और वो बेचारे हम ही है ना, हम वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंडर है। हमारा काम है एज ए गवर्नमेंट कि हम उन्हें सपोर्ट करें, वो हमारी क्रीम है, उन्होंने आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके जाना है, तो वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड नॉट लीव देम स्ट्रैंडेड। उसके अलावा जो हम हैं एज अ होल हमें अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, और अगर हमें मौका मिला है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अगर टाइमलाइन से हमने निकल के डेवलप में जाना है, तो आई थिंक सस्टेनेबल गोल्स को हमें मद्देनजर रखना चाहिए हमारे फॉरेन मिशंस में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आसिफ खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। डिमांड नंबर 48 पे मैं बात करना चाहता हूँ, फॉरेन अफेयर्स पे। जी, फॉरेन अफेयर्स। जनाब स्पीकर साहब, अगर 3.5 साल जो कंपैरिजन किया जाए PDM गवर्नमेंट के साथ फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो सबसे हमारे जो लीडर इमरान खान साहब ने हमेशा यही बात कही कि हमें आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहिए। कोई भी मुल्क उस तक तरक्की नहीं कर सकता जब तो उसको आज़ाद खारिजा पॉलिसी वाज़े तौर पे दी। जो इतना बड़ा रिजीम चेंज हुआ उसकी बड़ी वजह यही थी कि खान साहब चाहते थे कि हम रूस से अपने ताल्लुकात अच्छे करें, उनके साथ बिजनेस करें, उधर से हमें सस्ता पेट्रोल मिले, उससे हमें ज़रूरी अजनास सस्ता, तकरीबन 35% तक उन्होंने वादा किया था। हम क्यों नहीं अपने हमसाये मुल्क से सबक क्यों नहीं सीख सकते? हमसाये मुल्क पे किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं है, वो रूस से भी अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, चाइना से भी कर रहे हैं, तुर्की से भी कर रहे हैं। हम पे ये आखिर हम क्यों गुलाम बन के अपने आकाओं की डिक्टेशन पे चल रहे हैं? हमारी आज़ाद पॉलिसी जब तक नहीं होगी हमारा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हमारी होगी, इन्होंने अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बयान किया। आप देखिए चाइना के साथ जो हमारा CPEC जो अभी डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी क्या वजह है, क्या वजूहात है, उसको भी लाना चाहिए। क्योंकि ये कभी कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ये प्रोग्राम उन्होंने वाइंड अप किया है, तो उस पर भी इनकी खारिजा पॉलिसी हमें फॉरेन मिनिस्टर साहब बयान करें। जी शुक्रिया जी। थैंक यू जी। फैसल अमीन साहब। फैसल अमीन साहब नॉट प्रेजेंट। शराम खान साहब। शराम खान साहब नॉट प्रेजेंट। आमिर डोगर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत मेहरबानी। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये करूँगा कि एक दिन आप स्पेसिफिक रखें इस हाउस में, प्राइम मिनिस्टर भी हों, फॉरेन मिनिस्टर भी हों, खारजा पॉलिसी के ऊपर ये हाउस पूरा
ब्रीफ करे कि हमारी खारजा पॉलिसी है क्या। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती ये है कि आज जिस हालत में हम पहुंच गए हैं, आज हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी भी नहीं दे सकते। आज हमारी खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी कंप्रोमाइज्ड है। ये इंतहाई दुख और शर्म की बात है। कभी हम चाइना को टो करते हैं, कभी हम अमेरिका को टो करते हैं। हम हैं कहाँ? कभी हम चाइना का दुम छल्ला बन जाते हैं, कभी हम अमेरिकन्स। सर, हमें एक आज़ाद, खुद मुख्तियार और वो फॉरेन पॉलिसी देनी चाहिए जिसमें हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का, हमारी सालमियत और तरक्की का मफाद हो। जनाब स्पीकर, हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पिछले दिनों ईरानी प्रेसिडेंट आए, आपने उस डेलीगेशन को ख़ुद डील किया और उन मरहूम ने जो बाद में शहीद हो गए, उन्होंने जो पोटेंशियल ईरान पाकिस्तान हमारी दोस्ती के साथ हम ले सकते हैं उसका बताया कि कितना इसमें पोटेंशियल है। इसी तरह सर, हमें हिंदुस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अफ़गानिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इशू है, बावजूद इसके कि हमने हमेशा अफ़गानियों को पनाह दी, उनको अपने सीने के साथ लगाया, लेकिन हमेशा इंसर्जेंसी और शोरश जो फूटी वो अफ़गानिस्तान से आई। जो दहशतगर्दी के हमले हुए वो अफ़गानिस्तान से हुए और हमेशा अफ़गानिस्तान के हमारे अफ़गान भाइयों ने ही हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर भी एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए। सर, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, हम एक इस्लामी मुमलकत खुदादाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक नज़रिए के बुनियाद पर यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना। लेकिन सर, आज अफसोस कि हमारे हुक्मरान पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खारजा सतह पर पूरी दुनिया के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज सर, चाहिए तो यही था कि पाकिस्तान जो मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडिंग कंट्री है, जिस तरह ईरान और बाकी ममालिक, आज सर 30,000 से ज़ाहिद अब तक हमारे गज़ा के मुसलमान बच्चे, ख़वातीन, नौजवान शहीद हो गए हैं। सर, खुराक की किल्लत से शहीद हो गए, अद्वियात की किल्लत से शहीद हो गए और बमबारी उनके ऊपर बेपनाह दिन रात 24 घंटे उन पर बमबारी हो रही है। लेकिन सर, अफसोस हमारे हुक्मरान खामोश हैं। सर, आज अगर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर, पाकिस्तान का मकबूल लीडर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होता, वो बाहर होता, तो आज वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया के अंदर उनका वकील बनकर गूंजता और आज वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, मज़लूम भाइयों के साथ खड़ा होता। सर, हम आज भी जवाब दें अपने फ़लस्तीनी भाइयों का, और आइंदा क़यामत के रोज़ भी हम क्या मुँह दिखाएँगे कि वो हमारे कलमा गो मज़लूम फ़लस्तीनी भाई जिनको हमने बिल्कुल अधूरा छोड़ दिया, जिनको हमने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। सर, खुदारा इससे बड़ी शर्मनाक खारजा पॉलिसी इन हुक्मरानों की बिलखसूस फ़लस्तीन के मसले पर कोई हो नहीं सकती। तो सर, मैं आज आपकी वसातत से, आज खारजा पॉलिसी के ऊपर बहस हो रही है, तो मैं ये आवाज़ उठाऊँगा कि हुक्मरान हमारे खामोश हैं, सोए हुए हैं, और आज हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तान की अवाम तो साथ खड़ी है, इमरान खान तो साथ खड़ा है, तहरीक इंसाफ तो साथ खड़ी है, लेकिन हुक्मरान हमारे खामोश हैं, जो काबिल अफसोस भी है, काबिल शर्म भी है। हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। शुक्रिया सर। रज़ा अली गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं कुछ पॉइंट्स पे गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ पे। वैसे तो ये पेज जनाब स्पीकर 27 कट मोशंस के ऊपर है, डिमांड्स पे, और इन सारी डिमांड्स से आपको और हमारी कट मोशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और वो माशाल्लाह कितने करामद रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं अपने पहले तो फॉरेन मिनिस्टर साहब को वेलकम करता हूँ इस हाउस में, और मैं चाहूँगा कि उनसे कुछ बातें कर सकूं जो मुझे लगता है कि अभी तक उस पर हमें कोई फीडबैक नहीं है। वैसे तो जनाब स्पीकर, इनका पासपोर्ट जो है वो रेड है और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं उनका ब्लू,
मगर जिनका असल में पासपोर्ट की पहचान है वो ग्रीन वाले हैं सर। मैं पूछना चाहूंगा अपने फाजिल मिनिस्टर साहब से कि इनकी क्या पॉलिसी, इनकी स्ट्रैटेजी, उनका विजन क्या है अपने डिपार्टमेंट के हवाले से। हैज ही कम अप विद एनी सोल्यूशन कि इस ग्रीन पासपोर्ट की जो साख है जो हमारी आज तक अभी भी 4 जो है वो लोएस्ट रेंज पे चली गई है, क्या इसको ऊपर लाने के लिए इन्होंने कोई प्लानिंग की है? जनाब स्पीकर, यहाँ पे बजट अप्रूव करवा लिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस बजट के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं दी जाती कि क्या अगले साल भी हमने भीख मांगनी है, क्या हमने अगले साल भी जाके उन अदारों से जो IMF हैं उनसे जाके फिर हमने अगले साल की प्लानिंग करनी है। मेरी रिक्वेस्ट होगी जनाब स्पीकर कि मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब से यह सवाल करूं कि क्या इन्होंने हमें कर्ज लेके कर्ज उतारने की मुहिम पे ही हिस्सा देना है, या इनकी प्लानिंग है कि ये कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हम कोई ट्रेड कर सकें, इस मुल्क को इस बुरहान से निकाल सकें। पर अनफॉर्चुनेटली जनाब स्पीकर, अभी एक पेंडिंग प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन जो है जनाब स्पीकर वो सितंबर 2024 है, जिस राइट आफ्टर 3 months, अब वो है ईरान गैस पाइप जनाब स्पीकर। और उस ईरान गैस पाइप पे ईरान ने ऑलरेडी जनाब स्पीकर $2 बिलियन खर्च कर लिए हैं अपने बॉर्डर तक उस पाइपलाइन को डालने में, और हम अभी तक 1 सेंटीमीटर भी नहीं आगे जा सके। और दूसरी बात जनाब स्पीकर, जो बेनिफिट हमें वो गैस पाइपलाइन देगी, उस बेनिफिट का अंदाजा भी नहीं है जनाब स्पीकर। इस अवाम को किसी ने बताया तक नहीं है कि हम 21.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस एवरी डे लेंगे उनसे, और इतनी चीप कॉस्ट पे कि जनाब स्पीकर कि अगर हम वो रोजाना 21.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस लेंगे तो जनाब स्पीकर मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा एस्टिमेट, आपको अंदाजा होना चाहिए, इस अवाम को पता होना चाहिए जनाब स्पीकर कि उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। उससे बेनिफिट मिलेगा जो हम इतनी महंगा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, हम उसको नेचुरल गैस पे लेके आएंगे तो हमें $2 बिलियन का फायदा होगा सालाना, जिसकी भीख के लिए हम जाके IMF के तरले करते हैं जनाब स्पीकर, वो हम सेविंग्स में ले आएंगे ईरान की गैस पाइपलाइन में। मगर हमें रोक कौन रहा है? हमें रोक वो लोग रहे हैं जो हमें तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हमें देखना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर, आपकी डेडलाइन सितंबर में आ गई 2024 में, विच इज राइट आफ्टर 3 months, और उसके बाद आपकी ये मसला जो है वो पेनल्टीज में चला जाएगा, और जब वो पेनल्टीज में जाएगा जनाब स्पीकर तो क्या अभी तो हम कर्जा लेके कर्जा लाने वाली इकोनॉमिक्स पे चल रहे हैं, कर्जा लेके कर्जा उतारने वाली, और फिर जो पेनल्टीज पड़ जाएंगी जनाब स्पीकर हमारे पे, उसको कौन उतारेगा? वो भी यही गरीब लोग, यही पाकिस्तानी, इन्होंने तो चले जाना है जनाब स्पीकर बजट देके। इट माइट बी मैं कहता हूं कि ये जैसे आए हैं इन्होंने वैसे चले जाना है जनाब स्पीकर। मैं फिर ये कहूंगा, ये जवाब दे जनाब स्पीकर सिर्फ 2 लोगों को है, एक जो इनको लेके आए हैं, दूसरा जनाब स्पीकर जिन्होंने इनको भेजा है। मगर ये हमारी रिक्वेस्ट होगी जनाब स्पीकर कि इस अवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे, और जो भी मिनिस्टर यहां पे आए जनाब स्पीकर, वो मिनिस्टर अपना विजन बताए यहां पे कि अगले 5 साल में वो क्या विजन लेके आ रहा है। विदाउट अ विजन दे शुड नॉट बी अलाउड टू सिट इन दिस पार्लियामेंट सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। उसामा मेला साहब नॉट प्रेजेंट। अली मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मोहतरम फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से कट मोशंस हैं, ब्रीफली 3, 4, 5 बातों पे उनकी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ।
सबसे अहम जनाब स्पीकर साहब हम सब के लिए है मसला फ़लस्तीन। पिछले तकरीबन कुछ 2 महीनों के करीब यहाँ सेव गाज़ा कैंपेन हुई और परसों भी मैं उसकी कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जिसमें कुछ जमातों की नुमाइंदगी थी। मैं मोहतरम वज़ीर ख़ारजा साहब के गोश गुज़ार ये करना चाहता हूँ कि मुनासिब होता कोई टाइम निकाल के आप वहाँ चले जाते, या अब भी उनकी कैंपेन चल रही है, आप अगर तशरीफ़ ले जाएंगे तो उनको तक़वियत मिलेगी। क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान बनने के बाद मसले फ़लस्तीन पे फ़लस्तीनियों के वकील के तौर पे जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब जो बुनियादी पॉलिसी का फ्रेमवर्क दिया पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंसिया और हमारे सियासतदान पार्लिमान पूरी रियासत को जो उन्होंने पॉलिसी दी वो ये थी कि कभी भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, बल्कि वो इस एक्सटेंट तक गए कि उन्होंने ये फरमाया कि इज़राइल इज़ द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वेस्ट। और चाहे जितनी भी हुकूमतें आई हैं जनाब स्पीकर साहब, सियासी आई हैं, आमिरियत आई है, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं जिस पर रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान के बदलने से तब्दील नहीं हुई। उसमें कश्मीर भी है और उसमें फ़लस्तीन भी है। अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ये वाक़या गाज़ा में जो इसराइल ने जुल्म किया है, इस हद तक वो गए हैं कि 75% जो किलिंग्स हुई हैं वो मेजॉरिटी बच्चों की और ख़वातीन की हुई हैं। इस हद तक जनाब स्पीकर साहब उन्होंने जुल्म किया है कि जिन हस्पतालों में फ़लस्तीनी बच्चियों ने और हमारी बहनों ने पनाहें ली हैं और बच्चों ने पनाहें ली हैं, वहाँ जाके बच्चों को मारना और ख़वातीन की बेहुरमती की गई उन हस्पतालों के अंदर जहाँ इंसानियत सिसक सिसक के रो रही है। हमारे दौर में इस इशू पे एक तवाना आवाज़ जनाब इमरान खान साहब के सूरत में और शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में थी, और मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में आप मसले फ़लस्तीन पे वो जज्बात नहीं रखते जो हमारे जज्बात हैं। हम सब मुसलमान हैं और आइल्स के इस तरफ या उस तरफ सब मसले फ़लस्तीन पे उसी तरह खड़े जिस तरह कायद खड़े थे। लेकिन मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब, आप जब यूनाइटेड नेशंस जाएंगे, आप जब बैनुल-अक़वामी सतह पे मसले फ़लस्तीन पे आवाज़ उठाएंगे तो फ़लस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इसलिए मेरी ये इस्तदा है आपके हुजूर कि आप मसले फ़लस्तीन पे उसी तरह तवाना आवाज़ से आपकी भी और शहबाज शरीफ साहब की भी आवाज़ आनी चाहिए जिस तरह इमरान खान साहब की या शाह महमूद कुरैशी साहब की थी। इंटरिम सेटअप से मेरा कोई गिला नहीं है, वो पता नहीं किधर से आए थे किधर चले गए। कुछ उनके नुमाइंदे अब भी आपके आस पास हैं, अपनी मंजी तले डांग फिर लें, देख लें, कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते। आप सीनियर रहनुमा हैं, कम अज़ कम अपने बंदे लगाएं कि पॉलिसी तो सियासी बने, क्योंकि वही बात फिर आएगी, फिर कुछ लोग नाराज़ होंगे मेरे से, कुछ लोग नाराज़ होंगे जब मैं कायद की बात करता हूं कि पॉलिसी इस रियासत की मुल्क की हम लोगों ने हमने बनानी है, इधर से पॉलिसी बननी है। जब कायद ने स्टाफ कॉलेज को कहा था कि इट इज़ वी द सिविलियंस हु मेक दिस पॉलिसीज, तो एक तो ये, दूसरा अफगानिस्तान के लिए हमने 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब की थी, और ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस की थी सरबराही, उसके बाद एक बहुत बड़े गैप के बाद 50 साल बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए 2 इस्लामी OIC 2 कॉन्फ्रेंसेस की थी। और मुझे शर्फ हासिल है उन तमाम ज़ुमा को एयरपोर्ट पे वेलकम और सर्व करने का एक माहौल था, उम्मत के इकट्ठे होने का। यहाँ पे जनाब स्पीकर साहब, मैं वहाँ लॉबी में वहाँ मौजूद था और यहाँ हमारे उम्मत मुस्लिमा के लीडरान मौजूद थे। आपकी कुर्सी पे यहीं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने एक स्पीच की और उसमें जनाब स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने उम्मत मुस्लिमा को कहा कि आए मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पे हम एक इस्लामिक ब्लॉक बनाएं। जब इमरान खान साहब ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, मेरे कान खड़े हो गए। अब नहीं छोड़ेंगे इस आदमी को, क्योंकि जो भी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करता है, मैं समझता हूँ पैन इस्लामिज्म
और इस्लामिक उम्मा को इकट्ठा करना, उस पे आप पे हमारे जज्बात एक जैसे हैं। Kindly लेकिन wind up आपको कीजिए। थोड़ा आखिरी 1 मिनट जी। आपको जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब इशाक डार साहब थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होगा। अफगानिस्तान के मसले पे जब हम गए थे एक कॉर्डियल माहौल छोड़ के गए थे। मुझे नहीं पता क्या हो गया, क्यों पिछले 2 साल में पाकिस्तान का ना कोई वजीर आजम ना कोई वजीर खारजा काबुल नहीं गया। हमने तो 50 साल की दूरियां पेशावर और काबुल और इस्लामाबाद और काबुल में खत्म करने की तरफ चले गए थे। एक अच्छा माहौल बन रहा था। और तीसरा और आखिरी नुक्ता, तीसरा और सबसे अहम नुक्ता, मसला कश्मीर। कश्मीर पे भी आपकी आवाज आनी चाहिए। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि फॉरेन फोरम्स पे पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर आजम को मसला कश्मीर पे ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। और आपसे ये आम आदमी की एक इल्तिजा रख रहा हूं सिर्फ 15 सेकंड में। जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। आपके साथ फॉरेन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद हैं। मेरी दरखास्त है, इनसे कहिए जरा तवज्जो करें, गपशप बाद में हो सकती है। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं, जनाब इसाक डार साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहिबा फॉर्मर भी मौजूद हैं, हमारी बहन है कि खर साहिबा भी मौजूद हैं, कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं खुदारा उसको ओवरसीज आम पाकिस्तानी के लिए पीपल फ्रेंडली बनाएं, वहां लोगों को फैसिलिटेशन दें। जिस तरह भी किर्गिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स को मसला हुआ जो गल्फ कंट्रीज में होता है, वहां उनसे वो रवैया रखा जाता है कि आपको फील ही नहीं होता कि मेरा फॉरेन ऑफिस है। कुछ अच्छे भी ऑफिसर्स हैं, लेकिन वहां लोगों को खोलें यूएई में, गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में आप उन जस्ट को पीपल फ्रेंडली बनाएं और ट्रांसपेरेंट बनाएं। और इन फॉरेन ऑफिसेस को ब्लू आइड बॉयज के लिए डंपिंग यार्ड ना बनाएं, उसके लिए करियर डिप्लोमेट्स और अच्छे लोग लगाएं। थैंक यू जी। दावर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कट मोशंस हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही अहम कट मोशंस हैं, क्योंकि आज तक इस मुल्क में 1979 के बाद ये समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। और आज भी अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें कोई ऐसे सबूत नहीं मिलते कि हम इस वक्त जो ये दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हुई है, तो उस ब्लॉक्स में हम कहाँ पे खड़े हैं। आइन के बाद किसी मुल्क का जो सबसे कोई सेक्रेट अगर कोई पॉलिसी होती है तो वो उसकी खारजा पॉलिसी होती है, क्योंकि जो खारजा पॉलिसी के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ट्रिकल डाउन होते हैं आपकी दाखिला पॉलिसी पे, और इवेंचुअली उसका असर जो है वो आपकी मईशत पे भी पड़ता है। इस मुल्क को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म करने के बाद जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ और 1979 के बाद जो हमारी सोसाइटी के फैब्रिक्स जो हैं और हमारी जो माशरे की बुनियादें हिला दी गईं, और हम एक ऐसे नए माशरे की जो जन्म हुआ, और उसका आज रिज़ल्ट ये है, उसका नतीजा ये है कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारी मईशत तबाह हाल है, हमारे माशरे में अनरेस्ट है, हमारी तालीम मुतासर है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा साहब किसी दिन आएँ, इजलास बुलाएं और हमें वाज़ेह पॉलिसी बताएं कि हमारे मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी क्या है। आज भी अगर हम देखते हैं तो अफ़गान जंग के बाद जो इनखिला हुआ हमारे मुल्क में अफ़गान महाजरीन का, आज तक उस पे हम पॉलिसी नहीं बना सके। हर 2 साल बाद हमें ख्याल आता है कि अफ़गान महाजरीन को अपने मुल्क में लौट जाना चाहिए। हम सर्द जंग में अमेरिका की इत्तेहादी रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज 79 से लेकर आज तक हम देखें 44-45 साल बाद हम अमेरिका के साथ दोस्ती में कहीं नहीं खड़े। अमेरिका के साथ हमारे सिर्फ ताल्लुकात है डिफेंस स्ट्रेटजी पे और मिलिट्री तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और अगर उसका अपना मतलब पूरा हो जाता है तो अफ़गानिस्तान में फिर अमेरिका हमारा दोस्त नहीं रहता। सैंक्शंस का भी मुकाबला करना पड़ता है, और इस मुल्क में कई दफ़ा अमेरिका के
इक्तिसादी सैंक्शंस का हमने सामना किया है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में एक मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से हम मसले फ़लस्तीन पे खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि आज तक ये पता नहीं चला कि हमारी हुकूमत का फ़लस्तीन के मसले पे क्या स्टैंड है। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी तकरीर में ज़रूर फ़लस्तीन के मुसलमानों का जिक्र कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि क्या फ़लस्तीन के मामले पे हमें इसराइल के और उसके इत्तेहादियों की मज़म्मत करनी है, और अगर वो करते भी हैं, कोई जुलूस निकलते भी हैं, तो उस जुलूस को लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है और उन पर चाइना के साथ 5 साल हम सी पैक चलाते हैं, 5 साल बंद करते हैं, फिर 5 साल जाके हमें उन मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि आए फिर दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। अफ़गान जंग में जहां हमारे मुल्क में अक़लियतें आज ख़तरे से इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, वहाँ पे हमारे अपना जो अफ़गान जंग का दिया हुआ जो फ़िरका वारियत का एक तूफ़ान है, एक अफरीत है, उसका हमें सामना है। और हमारे मुल्क में अहले तशी की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। हाल ही में मेरे डेरा इस्माइल ख़ान से एक डॉक्टर गज़नफ़र कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारे चीफ साहब चीन गए, सी पैक प्लस का मुआहदा करके आए हैं, लेकिन वहाँ पे भी कितने अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमें एक दोस्त मुल्क कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी ठीक करें, आप अपनी वाज़ेह पॉलिसी हमें दें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस दौरे के दौरान हमें $27 मिलियन उन चीनी जी काइंडली वाइंड अप कीजिए। उन चीनी अफराद को हमें देना पड़ा जो दासू के हमले में कत्ल हुए थे। और ये $27 मिलियन इस मुल्क, इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा पैसा है। और ये हमारा एग्रीमेंट है कि चीनी कोई भी बाशिंदा अगर इस मुल्क में कत्ल होगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसको पैसे देगी। जी देखें, खारजा पॉलिसी एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, और हमारे खारजा पॉलिसी का जो महवर है इस वक्त वो ये है कि हमने अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं। और मेरे ख्याल में सबको पता है कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। हम ना ईरान के साथ खुल के अपनी दोस्ती की पींगें बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें धमकियां मिलती हैं, ना चीन के साथ हम अपना सी पैक का जो एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और ना इंडिया के साथ। देखें, अमेरिका और चाइना ये 2 बड़े ब्लॉक्स हैं जी, लेकिन उसमें उनका आपस का जो आपको मैं बताऊं कि ट्रेड जो है वो 60% है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी अपनी तवानाइयाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड करने में मुश्किलात दरपेश हैं। वो जंगें भी लड़ते हैं, वो सर्द जंगें भी लड़ते हैं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी उनकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तिजारत बरकरार रखी है। जी थैंक यू जी, थैंक यू दाऊद साहब, खोलें जी। जी देखें, हमें अफ़गान वार, अफ़गानिस्तान, इंडिया और चीन के साथ कोई मुश्किलात नहीं है अगर हम उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें और अपनी एक खारजा पॉलिसी बना दे, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर होगा। जी थैंक यू जी। साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब जी, फॉरेन पॉलिसी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये डिमांड नंबर 48 पे मैंने 4 कट मोशंस जमा किए और डिमांड 49 पर 1, और इसकी वजह यह है कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी पर हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं। जी वजह यह है कि 75 साल हो गए पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का, ना अभी तक पाकिस्तानियों को पता चला और समझ आई, और ना फॉरेन कंट्रीज़ को। और इसकी वजह यह है कि जिस तरह हमारा बजट अजनबी है, जिस तरह बजट किसी के डिक्टेशन पर बना हुआ है, हमारी फॉरेन पॉलिसियाँ भी
डिक्टेशन पर बना हुआ है। जनाब स्पीकर, हमने 80s में सुपर पावर की लड़ाई में हमने पाकिस्तान को पराई जंग में धकेल दिया। एक डिक्टेटर ने पॉलिसी बनाई, कल्चर आम हुआ, यहाँ मनशियात का कल्चर आम हुआ। वहां जब भी हुकूमतें बनी किसी और के डिक्टेशन पर करते हैं जी, वहां से दहशतगर्द आते हैं। जनाब स्पीकर, अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। हमें अपनी पॉलिसियां अफगानिस्तान के हवाले से बदलनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। अफगानिस्तान के भाइयों को हमें एहसान जताते हैं जी कि हमने अफगानियों को यहाँ पनाह दी है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये अफगान हमारी पॉलिसियों की वजह से वहां से बेघर हुए हैं। लिहाजा जनाब स्पीकर, बड़ी बदकिस्मती है। अब भी हम ये कहते हैं सर, एक मिनट, अब भी सर हम ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। जनाब स्पीकर, बड़ी बदकिस्मती से पीडीएम की हुकूमत में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अफगानिस्तान उसकी प्रायोरिटीज में मिसिंग होता है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर वहां उन्होंने विजिट ही नहीं किया। जनाब स्पीकर, हमने अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी होगी। जनाब स्पीकर, कश्मीर पर मैं बात करना चाहता हूं। हमें बताया जाए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमें तो कहा जाता है और हम अपने क्लास 1 की किताबों से लेकर मास्टर तक हम अपनी किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं कि जी कश्मीर हमारी शेरक है। हमें बताया जाए, हिंदुस्तान ने हमारी शेरक को पकड़ा है, हिंदुस्तान ने हमारी शेरक पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है जी? हम कश्मीरियों की सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। ये सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत तो 5000 मील दूर ममालिक भी हम कश्मीरियों के करते हैं। जनाब स्पीकर, कोई पॉलिसी नहीं कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से। बड़ी बदकिस्मती से 35-40 हजार मासूम बच्चे वहां शहीद हो गए। यहां से कोई स्ट्रांग आवाज नहीं गई, न हमने वफूद भेजे। जो इधर के एम्बेसीज है, जो इनके इत्तेहादी है, जो कश्मीरियों पर मजालिम जिन्होंने डाए हैं, अभी तक जनाब स्पीकर हमने किसी एम्बेसडर से बात नहीं की। मैं वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस तरह है जनाब स्पीकर के फॉरेन पॉलिसी इस पार्लियामान में बननी चाहिए। आप इस ऐवान के रुकन रहे हैं 4-5 दफा, मुझे आप सेकंड करेंगे कि कभी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ सर ओवरसीज में हमारे भाई बड़े तकलीफ में होते हैं। जिस तरह मुझसे पहले अली मोहम्मद खान भाई ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन ऑफिसेज, हमारे एम्बेसीज ये ओवरसीज फ्रेंडली होनी चाहिए। परसों जनाब स्पीकर एक डेड बॉडी आ रही थी मेरे हल्के के, मेरे भाई ने मुझे जी थैंक यू जी। असलम गुम्मन साहब।
रहमानुर्रहीम नाहमदु नसल्ली अला रसूल करीम। चुप रहूं तो कलेजा फटता है, बोलूं तो तेरी रसवाई है। हर शाह पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तान क्या होगा। मैंने फॉरेन ऑफिस पे पहली कट मोशन लिखी हुई है और उसकी वजह मेरा ज़ाती 3 दफ़ा सरकारी वफूद और डेपुटेशन 3 साल के दौरान हुआ। यकीन करें, फॉरेन ऑफिस जो फॉरेन हमारे एम्बेसी है उनका 2 मेजर काम होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को अच्छी कारकर्दगी के साथ फीडबैक देना और अपने तल्क़ात और पाकिस्तान का इमेज बनाना। दूसरा, हमारा इस वक्त कम से कम 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है जो रोज़ी कमाता है और फॉरेन एक्सचेंज बेचता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं जहाँ भी गया उनका यही गिला था कि जी एम्बेसी हमारी बात नहीं सुनती। मैं आपको पहली एग्जांपल देता हूँ। मैं एक मुस्लिम कंट्री में था, फ़ौज से डेपुटेशन गया तो मुझे एक वालिद साहब ने कहा कि एक हमारा आदमी जेल में है और छोटी सी गलती से पासपोर्ट के ऑफिस उसकी अरेजिंग हुई है तो वो जेल में है। मैंने वहाँ के जेल सुपरडेंट जो एक अरबी कैप्टन था उसको रिंग किया। यकीन करें वो इतना खुश हुआ, मुझे कहता है आज ही आएँ। स्पीकर साहब, यहाँ वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वो इतना खुश हुआ जब मैं जेल में गया, मुझे कहवा पिलाने के बाद उसने जब राउंड लगाया, मैं शर्मिंदा इतना था कि 99.9 पाकिस्तानी कैदी थे। 3000 कैदी में 99.9%। और जब वापस आया मुझे कहता है जी आप पहले ऑफिशियल हैं, हालांकि मेरी ड्यूटी नहीं थी और इंडिया का एक आदमी नहीं था। मुझे कहता है सर एक आदमी छोड़े, बताए कितने छोड़ूं। स्पीकर साहब, मेरे कहने में 300-400 आदमी उसने छोड़ दिया। उसके बाद मैं सीधा गया एम्बेसी में, वहाँ लेबर अटैची साहब को मिला। मैंने कहा जी कब विज़िट किया था आपने जेल? और मुझे वो सुपरडेंट जेल ने बताया कि इंडिया का आदमी कम से कम लेबर अटैची हर हफ्ते पूछता है कि हमारा कोई कैदी तो नहीं है, जाकर उसको छुड़ाते हैं, उनको छुड़ाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उस एम्बेसडर साहब ने हमारे दुश्मन मुल्क के साथ की बेटी के साथ शादी कर ली। आगे आए, मैं जिनीवा गया, यकीन करें सबसे कीमती अकोमोडेशन हमारे एम्बेसडर की थी, मैं उसमें रहा। उसके बाद किर्गिस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, मेरे हल्के के 3 आदमी अगवा हुए। जब राब्ता किया उन्होंने, मैंने सूबाई हुकूमत, फॉरेन ऑफिस से राब्ता किया, फिर FIA से राब्ता किया। लकीली वहाँ एक FIA का बंदा था ईरान में, वो मेरे अंडर है, उसने फ़ोन किया। उसने कहा जी मैं फ़ोन कर करके थक गया हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा फॉरेन ऑफिस से। वो रैंसम मांग रहे थे 80-80 लाख रुपया। जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तो फॉरेन ऑफिस ईरान के साथ उनकी मुलाकात हुई। पता उस ईरानी एम्बेसडर का क्या जवाब था? उन्होंने कहा जी सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क है जो अपने एजेंटों को कंट्रोल नहीं करते, यूरोप में जाने के लिए यहाँ तक किसी और मुल्क का हमारा कोई हमें शिकायत नहीं है। ये हालत है हमारे फॉरेन ऑफिस की। और फॉरेन ऑफिस जबकि आप इनका बजट देखें 4 अरब और 38 करोड़ है। आगे सुनिए जी, वाइंड अप कीजिए प्लीज। मैं देखें हम यहाँ आए हुए हैं लोगों को रिप्रेजेंट कर। अगर हमने सिर्फ करना है मिट्टी पाओ तो फिर इस तरह का सब मेरी रिक्वेस्ट है। अगर हम लोगों की दादरसी नहीं कर सकते तो मैं यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। जो डिसीजन है आपस में वो बातों ने भी बाकियों ने भी बात कर। मैं इसलिए खुदारा इस मुल्क का पैसा ज़ाया ना कीजिए। सिर्फ वो डेलीगेशन इंतजार करते हैं, वो ये इस बजट के अलावा उन डेलीगेशन का पैसा होता है। खुदारा इस मुल्क के लिए काम कीजिए, ज़ाती मफादात छोड़कर। सूबाई हुकूमत हम हर मामला डाल देते हैं। हम एजेंटों को, माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते जो बाहर हमारे पाकिस्तानी को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ वफाक का क्या रोल है मुझे ये बताएं।
जब भी जी जो एजेंट बैठे हुए लाहौर में वो लोगों को बेचते हैं और आगे फिर इतला देते हैं ये बंदे आ रहे हैं इनको काबू कर लो और रैंसम करो। इसलिए खुदारा हमें सिंसियर होकर इस मुल्क के लिए मुस्लिम उम्मा के लिए, लेकिन बदकिस्मती जैसे मेरे अली इमाम भाई ने कहा जिसने मुस्लिम उम्मा का नाम लिया शाह फैसल के साथ क्या हुआ, पीटीआई के लीडर खान के साथ क्या हुआ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। उमर फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब स्पीकर आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज वजारत ख़ारजा पे बात करना चाहता हूँ जो कि फ़ॉरेन अफेयर में जो एम्बेसीज़ हैं और जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं मैं उनको थोड़ा सा उठाना चाहता, चूँकि मैं खुद एक ओवरसीज़ हूँ। सर ओवरसीज़ में जहाँ भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, थोड़ा वज़ीर ख़ारजा साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। आज मैं एक पाकिस्तानी और एक ओवरसीज़ होने के नाते थोड़ी सी मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा एक्शन भी किया जाए और फोकस भी किया जाए। सर हर एम्बेसी के अंदर वेलफेयर फ़ंड के नाम के ऊपर चाहे वो पासपोर्ट ओवरसीज़ बनवाने जाए चाहे आईडी कार्ड बनवाने जाए, एक वेलफेयर फ़ंड की मद में एक रकम वसूल की जाती है हर एम्बेसी के अंदर। वो वेलफेयर फ़ंड का मकसद होता है अगर किसी पाकिस्तानी को मुश्किल आ गई, उसके ऊपर कोई केस बन गया, कोई बीमार हो गया, कोई फौत हो गया, तो वो वेलफेयर फ़ंड उसकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी जो भी उसके इश्यूज़ होंगे, अगर वो खुदा न खास्ता फौत हो चुका है तो उसका सारा बंदोबस्त करना, वो वेलफेयर फ़ंड उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन सर कोई एम्बेसी दुनिया की वो वेलफेयर फ़ंड का इस्तेमाल पाकिस्तानियों पर नहीं करती, बल्कि वो अपने ज़ाती मामलात के लिए उसको खर्च करती है। चाहे यहाँ से कोई वज़ीर ख़ारजा साहब जाएँ, प्राइम मिनिस्टर साहब जाएँ, वो उनके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर खर्चा नहीं करते। तो मेरी वज़ीर ख़ारजा साहब से दरख्वास्त होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त होगी, मैं एज ए पाकिस्तानी दरख्वास्त करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन करें और इसका ऑडिट करवाएं कि आज तक कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो फॉरेन एम्बेसियों में कितने पैसे इकट्ठे हुए और कितने खर्च किए हैं। जनाब स्पीकर आपका भी फोकस चाहिए थोड़ा सा कि इसका ऑडिट होना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों के ऊपर कितने पैसे, आज तक कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। और सर कितने पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ के अंदर जेलों के अंदर हैं जिनकी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी हैं, जब बेगुनाह जेलों में गए हैं। सर ना तो जितनी एम्बेसीज बैठी हुई हैं, ना कोई सफर, ना वहाँ के सफ़ीर, ना कोई वहाँ के नुमाइंदे उनके पीछे जाते हैं और वो जेलों में आज भी सड़ रहे हैं। अगर इसका भी ऑर्डर करवाया जाए तो आपको ऐसे हज़ारों पाकिस्तानी मिलेंगे जो बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, जो जाली केसेस के अंदर जेलों में हैं। और सर दूसरी बात है कि जो एम्बेसीज का वर्क है या फॉरेन अफेयर का, तो यही काम है कि दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना और जो पाकिस्तान के हुनरमंद लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सर वो हुनरमंद लोग हों, उनके लिए वो मंडियां तलाश करना जहां पे वो ये एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर आज 69% नौजवान हैं जो मेहनत कर सकते हैं। सर उनको अगर वो मंडियां तलाश की जाएं, और मैं आपको बताऊं जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के हुनरमंदों से मुस्तफीद होना चाहती हैं, लेकिन सर वहाँ के जितनी एम्बेसीज हैं कोई काम नहीं करते। अगर आज भी जापान के अंदर 2 एग्रीमेंट, कुछ महीने पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट हुए पाकिस्तान के और बांग्लादेश के कि इन्होंने 3-3 या 4-4 हज़ार बंदे 6 महीने में लेके जाने हैं। सर पाकिस्तान से 500 बंदा भी नहीं गया 6 महीने में और बांग्लादेश से 4000 बंदे चले गए, तो इसका कौन कसूरवार है? सर वो वहाँ पे जो सफ़ीर बैठे हैं और जो ये वजारत खारजा में काम करने वाले हैं, सर इनके अंदर एहसास की कमी है। अगर हम हुनरमंदों से, पढ़े लिखे नौजवानों से, सर ये एक इंडस्ट्री है और वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर हम अब मांगने के लिए पाकिस्तान की आम कौम पे टैक्स तो लगा रहे हैं 1 अरब डॉलर के लिए, लेकिन सर इसी इंडस्ट्री को अगर फरोग दिया जाए, जी खोलें है, लेकिन सर एहसास की कमी और सियासी अज़म की कमी, सर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी वो काम नहीं हुआ ना, आज तक 76 साल में हुआ है, लेकिन सर आखिर कब तक इस काम को, आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? मैं बात वो कर रहा हूं जो सच पे मबनी है। शुक्रिया जी। ख्वाजा शिराज महमूद साहब। जी ठीक है।
ख्वाजा शिराज महमूद साहब, थैंक यू, थैंक यू। ख्वाजा शिराज महमूद साहब, ख्वाजा साहब का माइक खोलिए। सर बहुत शुक्रिया। फौरन स्पीकर साहब बहुत मेहरबानी। मुझसे पहले क्योंकि गुफ्तगू बहुत सारी इन इश्यूज़ पे हो चुकी है, मैं रीट्रेट करूंगा कि हमारी खारजा पॉलिसी फ़लस्तीन के इशू पे, कश्मीर के इशू पे जिस तरह माजी में हमने परफॉर्म किया, उसमें मैं समझता हूँ कि हम बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं अपना कश्मीर का केस दुनिया के सामने पेश करने में, और ख़ासकर हिंदुस्तान की हुकूमत ने जब से कश्मीर को उसके खसूसी स्टेटस को ख़त्म करके कश्मीर को गस्ब किया, हमें जिस तरह से ये मुकदमा लड़ना चाहिए था हम बुरी तरह नाकाम हुए। फ़लस्तीन के इशू पे हमें हमारी खारजा पॉलिसी में बड़े सुकम नज़र आते हैं जनाब स्पीकर, और फ़लस्तीनी जो इस वक्त पूरी दुनिया में मज़लूमियत का निशान और तस्वीर बने हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एटमी ताकत से भी नवाजा, हम उनका मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने में बुरी तरह नाकाम हुए, और हमारी क़यादत इस सिलसिले में जो बुरी तरह मैं समझता हूँ कि कमज़ोर दिखाई दी। हमारी सियासी हुकूमतों ने माजी में इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इस मामले को पसे पुश्त रखा, बल्कि वो डरते और सहमे हुए नज़र आए हमें इस सारे मामले में। हम इनकी डिमांड्स भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये क्या कर रहे हैं। हम लेबर अटैचीज़ भेजते हैं, कमर्शियल अटैचीज़ भेजते हैं, हमने बड़े बड़े मिशंस वहाँ पे रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका क्या किरदार है। हम बड़ी बड़ी भारी तनख्वाहों पे और मरात पे उनको दुनिया जहान की सैरें भी कराते हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए उनकी खिदमत ना होने के बराबर है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मिशंस बंद कर दिए जाएं जनाब स्पीकर। अगर वो अपना काम ही नहीं कर सकते तो हम गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से उनको क्यों ये मरात फराम कर रहे हैं वहाँ पे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा आप अगर देखें तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर मजदूरियों के लिए जाते हैं, गल्फ़ में स्पेशली, और इसके अलावा यूरोप के मुल्कों में भी, तो वहाँ पे हमारे मिशंस में बैठे हुए जो हमारे बाबू हैं, उनका रवैया इतना नेगेटिव होता है, इतना शर्मनाक होता है कि आप तक भी वो स्टोरियाँ मौजूद हैं, हम तक भी आती हैं, तो उसमें भी बड़ी तसीह की ज़रूरत है। तो इस सारे मामले में जनाब स्पीकर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐवान अगर ये डिमांड्स देने जा रहा है तो उनका किबला भी दुरुस्त कर ले। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अनाउंसमेंट मैं दो करना चाह रहा हूँ। हमारे पास कैडेट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ कैडेट कॉलेज पिटारो आर सिटिंग इन द विजिटर्स गैलरी, वी वेलकम देम। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान भी तशरीफ रखते हैं, वी वेलकम देम ऑल्सो। डिमांड नंबर 48 पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज दैट द कट मोशंस हैज मूव्ड ऑन डिमांड नंबर 48 बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक नोज हैव इट, कॉन्सिक्वेंटली द कट मोशन इज रिजेक्टेड। जी नहीं, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं होती ना इसमें। जी इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं समझता हूँ कि जो पॉइंट्स अपोजिशन ने उठाए हैं इन लाइन विद द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस, कट मोशंस का मकसद ये है कि सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाए। मैं उनकी ये सजेशन के एक हम मुफस्सिल एक सेशन रखें
आप जब भी चाहें, बजट जब ख़त्म हो, नेक्स्ट डे, वीक आफ्टर, व्हेनेवर मेंबर्स वांट, इज़ ए गुड आइडिया कि हम इनको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इनसे शेयर करें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की क्या फॉरेन पॉलिसी है। ऑल्दो ही हैज़ विद इन द हाउस एंड आउटसाइड, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़े तो बड़ी क्लियर एंड कैंडिड हैं, बट इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्पोजिट वे, एक बड़ा अच्छा आइडिया, मैं इसको वेलकम करता हूँ। और आप मेहरबानी करके जब भी आप इनसे मशवरा कर लें, मैं समझता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन बिल्कुल होना चाहिए। और मैं जो है इस वक्त हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, बिल्कुल मनोवन यहाँ पेश करूँगा, लेकिन कुछ चंद चीज़ें हैं जो बड़ी सेंसिटिव और टाइम उस पर शायद एक दिन की भी डिले मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहली जो स्पीकर थी हमारी, उन्होंने फरमाया कि जो यूएन में जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है कि शायद उनके इल्म में नहीं है कि परसों लेट नाइट ये रेजोल्यूशन हुई। कल फॉरेन ऑफिस ने मीडिया को ये पाकिस्तान के बिहाफ पे ये मैं पढ़ देता हूँ कि हमने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान हैज़ टेकन नोट ऑफ पैसेज ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन 901 by the US House of Representatives on 25th of June. We believe that the timing and context of this particular resolution does not align well with the positive dynamics of our bilateral ties and stems from an incomplete understanding of the political situation and electoral process in Pakistan. Pakistan, as the world's second largest parliamentary democracy and fifth largest democracy overall, is committed to the values of constitutionalism, human rights and rule of law in pursuance of our own national interest. We believe in constructive dialogue and engagement based on mutual respect and understanding. Such resolutions are therefore neither constructive nor objective. We hope that the US Congress will play a supportive role in strengthening Pakistan-US ties and focus on avenues of mutual collaborations with benefit both for our people and countries. ये हमने फौरी कल दिया इसका रिएक्शन, चूँकि इस वक्त हाउस बजट को पास कर रहा है और ये इस वक्त प्रायोरिटी है, टाइम बाउंड भी है, और गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त के साथ ये गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि जो ही होपफुली कल शाम को या परसों जब ख़त्म आप प्रोसेस कर लें, तो मैंने आपसे भी आपको कॉन्फ्रेंस में लिया था कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रेफ्रेन। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है, बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द US रेजोल्यूशन, नंबर 1। दूसरी जो बात इन्होंने फरमाई कि जी ये जो राइट ऑफ वोट ओवरसीज़ के लिए है, हम हाजिर हैं, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कोई तुक नहीं है कि बाहर के जो लोग, मैं PMLN इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंस 2003। मैं से ज़्यादा कौन इंटरेस्टेड होगा कि जी उनको हकूक़ मिले, क्योंकि इट इज़ माई ड्यूटी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये तो कोई तुक नहीं है कि हम उनको यूज़ करें कि कोई मियाँ वाली में वोट दे, कोई कामों में वोट दे, कोई जाके पेशावर का वोट वहाँ बाहर बैठ के। Let's give them representation in these two houses. Let there be a voice of those people. Let's consider, government is open, let's sit together, discuss in a candid way and constitutional amendment ले आते हैं उनके लिए। So हम इसको सपोर्ट करते हैं, but in a different form। आपको याद होगा कि जब वोट की बात हुई थी, ओवरसीज़ वाले उस वक्त साइड जरूर हुए थे, लेकिन जब PMLN ने उसका काउंटर ये फार्मूला दिया तो दे आर मोर सेटिस्फाइड। और उनकी अब प्रेफरेंस इसी के लिए है कि उनकी चंद सीटों की नुमाइंदगी होनी चाहिए बोथ हाउसेस में। जो भी हम मिल के फैसला करें, हुकूमत उसके लिए तैयार है। फ़लस्तीन के ऊपर बात हुई कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक तो यह है कि हुकूमत प्रोएक्टिवली एंगेज है फ़लस्तीन के। ये बड़ा, देखें, सब मुसलमान हैं, हम सब ने अल्लाह को भी उसका जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत
प्रोएक्टिवली इसके ऊपर इन्वॉल्व है। और मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो है फैसला वो बड़ा क्लियर है। हमने ये कैटेगोरिकली ये ऐलान किया हुआ है कि जी हम इसको किसी भी सूरत में इस जो कुछ हो रहा है उसको हम इंडोर्स नहीं करते, बल्कि हम उसकी मुखालफत करते हैं। अब उसके लिए हमने जो चीज़ें 3 हमने फोरम्स हैं पिछले 4 महीने गवर्नमेंट को आए हुए, 3 फोरम्स पे OIC में जो इस्लामी उम्मा की 57 ममालिक की एक बॉडी है और उसका मैं समझता हूँ उसका प्राइम फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर काम करें। हमने प्रोएक्टिवली जो गैम्बिया में बैंजोल में मई में जो वहाँ हुआ समिट, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में 2 काम बल्कि 3 काम किए। गज़ा के ऊपर अपनी पोजीशन बड़ी कैटेगोरिक दी और क्या दी कि जी हमें इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया पाकिस्तान और आपके बिहाफ पे। हमने कहा कि ये जो ये जंग है इसको फौरी बंद होना चाहिए। ये जो फूड फ्लो है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि ये जो सीज़ फायर है ये 1967 के प्री जो बॉर्डर्स थे उसके ऊपर होनी चाहिए और वो फ़लस्तीन की जो अल-कुद्स अल-शरीफ है वो उसका कैपिटल होना चाहिए। तो प्लीज़ ये ना कहें कि हुकूमत की कोई इस पर पॉलिसी नहीं है, हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही। OIC के बाद टर्की ने D8 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इस्तांबुल में की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने पाकिस्तान की पूरी इन्हीं लाइनों के ऊपर वहाँ अपनी नुमाइंदगी करके उनको सपोर्ट किया और ये ग्लोबल मीडिया में सब जगह ये रिपोर्टेड है। तीसरा, अम्मान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अभी चंद दिन पहले उन्होंने 65 ममालिक की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट की। वज़ीर आज़म साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई इनके बिहार पे, मैंने उसको अटेंड किया और इन्हीं लाइनों के ऊपर। अच्छा, ये तो है ना हमारी नुमाइंदगी और फाइट फॉर गज़ा ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान से 8 बिग कंसाइनमेंट्स कैरिंग अबाउट 2400 मेट्रिक टन्स ऑफ गुड्स वो हमने वहाँ भिजवाई नहीं बल्कि वहाँ मेक श्योर किया वहाँ पहुँचे। पहले इजिप्ट के लिए जा रही थी, अब अपने जॉर्डन के लिए भेज रहे हैं। नौवीं कंसाइनमेंट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड और इंशाल्लाह वो भी जाएगी। तो प्लीज़ हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है और प्राइम मिनिस्टर तो इसमें कई दफ़ा पब्लिक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो इस पे मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारी दूसरी हमने जो मेजर जिम्मेदारी की कहा जी कश्मीर पे कोई बात नहीं हुई। हाँ, कश्मीर पे पिछले कई समिट्स में बात नहीं हुई। कश्मीर में पहली दफ़ा मीनिंगफुल वे में OIC में हमने भरपूर नुमाइंदगी की। वहाँ 11 कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, किसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई। वी मेड श्योर कि कश्मीर के ऊपर काफ़ी हेड्स ऑफ समिट के बाद इस दफ़ा पहली दफ़ा मीटिंग हो, उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने भरपूर किरदार अदा किया। तीसरा, हमने क्या किया जनाब स्पीकर, इस वक्त फोबिया, इस्लामोफोबिया हमारा ब्लास्फेमस मटीरियल आता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारी कुरान हकीम के बारे में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में। भाई अगर जो एंटीसेमिटिज्म है वो रिमूव हो सकता है तो ये इस्लामी मटीरियल क्यों नहीं रिमूव हो सकता इन तमाम ऐप से जल्दी ताकि वो फैले ना और जो दिल आज़ारी होती है वो ना हो। हमने भरपूर OIC में पहली दफ़ा इसके ऊपर हमने भरपूर ना सिर्फ हमने अपनी इसको टेकअप किया बल्कि लॉबी की और उसके नतीजे में पहली दफ़ा OIC के सेक्रेटरी जनरल का परमानेंट जो है NOI ऑन इस्लामोफोबिया वो अपॉइंट हो गया। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप करें, तफसील से करें और हम हर इस चीज़ का अर्ज करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हमने क्या एक्शन लिए हैं। गाज़ा हो, इस्लामोफोबिया हो, कश्मीर हो, तो कश्मीर को हम बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी और इसमें कोई इसमें हमारा खुदा न खास्ता सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस हाउस को मुझे मौका मिला है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लास्ट टाइम जब आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, आप 1 वोट से जीते थे, 1 वोट से। ये है कॉन्फिडेंस इस हुकूमत में। दुनिया का इस वक्त कहता है जी ये पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। कौन सी तन्हाई, कौन सा फोरम है जहाँ पाकिस्तान अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा? और उसके नतीजे में 1 वोट से हम नहीं जीते जनाब स्पीकर, 187 वोट पड़े और 182 वोट से पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्ट हुआ है।
और ये 20, 25, 20, 26, 2 साल के लिए मेंबरशिप है। हम उस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करेंगे, हम पाकिस्तान का पूरी तरह फ़र्ज़ अदा करेंगे, हम गज़ा पे भी वहाँ अपना नुमाइंदगी पूरी तरह करेंगे, जिम्मेदारी अदा करेंगे, कश्मीर पे भी करेंगे, और तमाम इंशाल्लाह जो मामलात हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी करेंगे। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये $27 मिलियन चीन अपना वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से, देखिए एक तो यह है कि ह्यूमन लाइफ्स हैं, वो हमारा बेहतरीन दोस्त है और वो हमारे आउट ऑफ द वे उसने CPEC 1 हमारे साथ किया। हमने अपनी गलतियों से CPEC को बिल्कुल बैक बर्नर पे कर दिया, अपनी गलतियों की वजह से पिछले चंद सालों में। अब हम क्या किया, ना सिर्फ वो रिवाइव हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट जाता है शहबाज शरीफ एज ए वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान कि इन्होंने उसको ना सिर्फ रिवाइव करवाया बल्कि अपग्रेड करवाया। तो अल्लाह के फजल करम से भाई हमारा कॉमन गोल होना चाहिए। आपने देखा कि जब ये गए और उसके बाद जनाब स्पीकर, चाइना की हुकूमत ने जो इंटरनेशनल जो उनकी डीलिंग का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक वजीर होता है, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने उनको भेजा कि जाके ज़रा देख के कि पॉलिटिकल सेंस क्या है। हमने तो अपने काम खुद ख़राब किए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में और पेटी पॉलिटिक्स में इस मुल्क में। तो आपने देखा कि इस हुकूमत ने रिगार्डलेस के कौन सी छोटी बड़ी हर पार्टी को मदऊ किया और एक इवेंट किया जो कि कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ था 2019 में और 2020 में, उसके बाद नहीं हुआ, वो हमने होल्ड किया और वो इससे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और मैं मशकूर हूँ कि तमाम पार्टीज़ ने वहाँ वो ये शिरकत की, अपने अपने व्यूज़ दिए, हमने किसी के व्यू को एडिट ही किया। Everyone's view went viral, live to the public and to the nation। तो यही एक ट्रांसपेरेंट तरीका था, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जहाँ तक मुआवजे का तल्लक है, मेरे ऑनरेबल मेंबर को मिस इन्फॉर्मेशन है। इट वॉज नॉट $27 मिलियन, इट वॉज $2.58 मिलियन, करीबन $2.5 मिलियन। सो अगर कोई मजीद तफसील चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्ट्री मौजूद है, तो $27 मिलियन की कोई कंपनसेशन नहीं की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान ये बिशाम के जो चाइनीज़ जो किलिंग हुई थी 5, $2.58 मिलियन टोटल उनके लवाकिन को मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे वाला बात हुई है अफ़गानिस्तान की कि जी PDM की हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले सिर्फ अफ़गानिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन बिल फिर दोबारा नीड्स करेक्शन। जो PDM की हुकूमत में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, मुझे नहीं श्योर कि फेडरल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जा सके या नहीं, बट आई एम श्योर कि हिना रवानी खर मेड मोर देन फ्यू विजिट्स टू काबुल। एंड लेट मी टेल यू, वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट। देखें, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान मजबूत हो, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारी इस तरह की केमिस्ट्री है। रिलीजन को देख रहे तो वो केमिस्ट्री है, कल्चर को देख तो वो केमिस्ट्री है, हमारी रवायात को देख रहे हैं, हमारे अदरवाइज यानी जो हमारी डीलिंग्स हैं, तो हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ इस हुकूमत की प्रेफरेंस है। और मैं ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हूँ कि ना सिर्फ हम हेल्थ से कम शुरू करें, दोहा में अनकरीब एक समिट होने जा रहा है चंद हफ्तों में, हम उसको वो ट्राई पार्ट होगा और वो उसमें दोहा उसको होस्ट करेगा, अफगानिस्तान होगा, हम होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेंस दे दी है कि आप हेल्थ के इशू पे, पोलियो एरेडिकेशन के इशू पे, इस पे आप उनसे कोऑपरेट करें। इसके अलावा ओवरऑल ब्रॉडर एजेंडा फॉरेन ऑफिस जो है वो उनसे वर्कआउट कर रहा है। मेरी विजिट का उन्होंने मुझे इनविटेशन दी है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और हमने उनको इन प्रिंसिपल कबूल किया है। डेट्स आर बीइंग वर्कड आउट। लेट मी अश्योर यू, अफगानिस्तान विल रिमेन ऑन प्रायोरिटी एजेंडा। सो ये मेक नो मिस्टेक कि अफगानिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय दिस गवर्नमेंट, इट विल बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड ऑन दिस। जहाँ तक जी सारे करेंगे जी, कॉम्प्रिहेंसिव होगा असद कैसा भी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई कि हुकूमत बाएँ बाएँ शाएँ कर रही है। मैं समझता हूँ कि इनको फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अगर आप इजाज़त देंगे तो या तो कमेटी ऑफ द हाउस बना लें, या उस कमेटी में ज़रूर मेरे दोस्त जिन्होंने ये किया है वो पूरी की पूरी ब्रीफिंग लें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से। दे विल बी शेयर्ड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को, क्या एक उसका है ख़तरा, सैंक्शन जो लगी हुई हैं। तो हमने तो कई दफ़ा उसको इनिशिएट करने की कोशिश की है, लेकिन द ग्लोबल सैंक्शंस एंड द US सैंक्शंस आर ऑब्वियसली ए बिग हर्डल एंड दैट। लेकिन हम इनके लिए वो भी बिल्कुल फ्रेंकली इनके साथ इन्होंने कहा जी कि
एक साथी ने कहा कि जी जो ओवरसीज़ ऑफिसेज हैं उनको परवाह नहीं है और वहाँ लोगों की तकाली होती है। उन्होंने खासकर किर्गिस्तान का हवाला दिया। लेट मी शेयर विद दिस हाउस, जिस दिन ये न्यूज़ आई आई विश कि उनको अकल आए। खुदा के लिए इस तरह की झूठी ग्रे सोशल मीडिया को बंद कर दें, इस तरह की पैटी पॉलिटिक्स सोशल मीडिया बंद कर दें। फोटो लगाई गई कि ये पाकिस्तानी वहाँ स्टूडेंट मर गए, ये सारी रात नहीं जाके उस यानी नहीं सोए, मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मैं किर्गिस्तान के साथ कांटेक्ट में था। तो आपने देखा विद इन 48 आवर्स आई रीच किर्गिस्तान, आई मेट दोज पीपल। तो वो टोटल फेक न्यूज़ थी। हाँ, वहाँ हंगामा हुआ, पहले इनकी तरफ से हुआ, कोई 2-3 हफ्ते पहले फिर उनके लोकल्स ने किया, लेकिन तो उनकी सुलह सफाई हुई और जो एक ज़्यादा जो पाकिस्तानी थे उनको मैं साथ लेके आया वापस अपने। तो बात यह है कि प्लीज़ आप या तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें या फिर हवा में मेहरबानी करके ना इस तरह के जो है वो ना निकालें अपना जो है स्टेटमेंट्स। जहाँ तक पाकिस्तान की, इन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, फॉरेन ऑफिस किस तरह हेल्प करेगा। पहली दफ़ा जनाब स्पीकर, पहले दिन जब मैंने जिम्मेदारी संभाली है, आई हैव डिक्लेयर्ड कि कन्वेंशनल डिप्लोमेसी असाइड वी विल डू द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सारी दुनिया में होता है और हम अगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे और दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ एंड वी कमिट टू दिस थिंग। हमारा देखें, हमारा मसला बहुत बड़ा नहीं है, हमें ये समझ लेना चाहिए। आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग कि खुदा के लिए अपने मुल्क को बदनाम, कोई कहता है जी डेट ड्रिवन हो गया, जी डेट ट्रैप हो गए हैं, मर जाएंगे, वो हो जाएगा, छोड़ के जा रहे हैं। कुछ नहीं है। पाकिस्तान की लायबिलिटीज आर नॉट मोर देन $130 बिलियन, जिससे चेक करना कर ले एक्सटर्नल। पाकिस्तान को अल्लाह हैज ब्लेस्ड विद मोर देन 10,000 बिलियन ऑफ एसेट्स प्रूवन, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। तो आपको क्या, इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग। प्राइम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल इट्स बेस्ट एंड वी विल स्ट्रीमलाइन दिस इंशाल्लाह एंड गॉड विलिंग इंशाल्लाह। आई थिंक कि आपको हम जो इलादा ब्रीफिंग होगी उसमें वी विल गिव यू ऑल दी डिटेल। जहाँ तक ये अर्ज़ किया कि जी जेलों में हैं, ये बिल्कुल फॉरेन ऑफिस का काम है। अगर आपके पास कोई, वी आर ऑलरेडी इन टच, उसमें भी आप सवाल कर लें। मेरा ख्याल है जो डिटेल ब्रीफिंग है, हम इन तमाम जो इस तरह के हैं एडिशनल क्वेश्चन के कितने बेगुनाह जेलों में हैं, फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, ये सारे का सारा हम यहाँ पेश कर देंगे क्योंकि हमारी पॉलिसी जनाब स्पीकर बड़ी क्लियर है और इस मुल्क का पोटेंशियल है। आई हैव ए बिलीफ, आई हैव ए फेथ। I would not be taking this responsibility if I didn't have the faith. I treat it as a ibadat. Pakistan has the potential to come out of this quagmire. Pakistan proved it 2013-17. Pakistan was macroeconomic unstable country. Pakistan was declared to be within 7 months. Whosoever wins the election to declare default. क्या हुआ? Within 3 years. वो कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे. Within 3 years, Pakistan reached to a stage where it became 24th global economy of the world. This is Pakistan potential. And what was projected by PricewaterhouseCoopers, Pakistan will be part of G20, the way it's flying. अब मैं क्या उसका रोना रोन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, जो इस मुल्क में एक तूफान खड़ा किया गया, एक हुकूमत को फारग कर किसी को लाने के लिए, मैं उसमें उस तफसील में नहीं जाना चाहता। ऑल आई एम सेइंग पाकिस्तान हैज़ द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ दिस क्वागमायर वेरी सून और इंशाअल्लाह this government will make this happen in front of the nation inshallah. But you need time. We did 3.5 years last time. I think we need more time or inshallah we have started. The vision is clear. It is investment friendly. You have seen SIFC has been created to make the one window facilitation. तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप जब भी आप फरमाएं, हम हाजिर हैं और इंशाअल्लाह I think we can have a detailed discussion on the foreign policy as proposed by a few members. Thank you. The question is that the cut motion that moved on demand number 48 be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, the cut motion is rejected. Now I put demand number 48 to the House. The question is that demand number 48 as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the demand is granted. The question is that the cut motions as moved on demand number 49 be adopted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, the cut motion is rejected. Now I put the demand number 49 to the House. The question is that demand number 49 as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted.
Demand number 59, Minister for Finance to move demand number 59. अब हम इंटीरियर मिनिस्ट्री ले रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का मूव कीजिए डिमांड नंबर 59. Mr. Speaker, I beg to move that a sum not exceeding rupees 15,361,805,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of Interior Division, demand number 59. There are 91 cut motions on demand number 59. Alia Kamran Sahaba move कीजिए demand number 59. जी सर ये जी डिमांड नंबर 59 और कट मोशन नंबर 2 है के मुतालबा ज़र ज़ेर मद डिवीजन दाखिला डिवीजन सफ़ा नंबर 1487 की रकम 1000 रुपये की कमी कर दी जाए ताकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस की जा सके। Minister Finance, do you oppose the cut motion? I oppose. Sibkatullah Saab to move demand number 59 on interior. Cut motion. Sibkatullah Saab, cut motion move कीजिए demand number 59 पे. सर ये डिमांड नंबर 59 है और कट मोशन नंबर 75 है. Now I beg to move that the demand under the head Interior Division, page number 1487 be reduced by rupees 100 to discuss the failure of the government to provide passports to citizens in time. Minister Finance, do you oppose the cut motion? Yeah, I oppose. जी ख्वाजा शिराज साहब डिमांड नंबर 59 का कट मोशन मूव कीजिए। स्पीकर साहब कट मोशन नंबर 41 है to move the demand under the head Interior Division, page number 1487 be reduced by Rs 2000000 to discuss the failure of the government to stop alleged corruption in issuance of armed licenses. Finance Minister, do you oppose the cut motion? Yeah, I oppose. जी आयशा नज़ीर साहबा डिमांड नंबर 59 का कट मोशन मूव कीजिए। 59 का कट मोशन मूव कीजिए डिमांड नंबर 59। चलो कट मोशन नंबर 70 जी 70 जी to move that the demand under the head Interior Division, page number 1487 be reduced by 100 rupees to discuss the issue related to the protection of minorities' rights and addressing communal violence. Minister Finance, do you oppose the cut motion? Mike for Minister Finance, do you oppose the cut motion? I oppose. जी उमर खान नियाजी साहब डिमांड नंबर 59 कट मोशन नंबर उमर नियाजी साहब का कट मोशन नंबर 59 I hereby move that the demand under the head Interior Division, page number 1487 be reduced by Rs 100 to discuss the allocation and utilization of funds for development projects within the Interior Division with a focus on transparency, effectiveness and alignment with national security priority. Finance Minister, do you oppose the cut motion? Finance Minister साहब का माइक। I oppose. जी सैयद अली रज़ा गिलानी साहब डिमांड नंबर 59 कट मोशन नंबर। So it's again Sayyid Raza Ali Gilani, sir. So cut motion number 72, sir. I prefer to move that the demand under the head Interior Division, page number 1487, be reduced by rupees 100 is to discuss the lack of coordination among various agencies affecting counter-terrorism. Thank you, sir. जी Minister Finance, do you oppose the cut motion? Yeah, I oppose. डिमांड नंबर 60 पे आ जाइए। आलिया कामरान साहबा डिमांड नंबर 60। जी डिमांड नंबर 60 है और कट मोशन नंबर 92 है सर के मुतालबा ज़र ज़ेर मद दाखिला डिवीजन के देगर अखराजात सफ़ा नंबर 1584 की रकम में 100 रुपये की कमी कर दी जाए ताकि पैदाइश, वफ़ात और दीगर सर्टिफिकेट्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें देने और ऑनलाइन फरहमी के लिए CDA की जानिब से पोर्टल बनाने में नाकामी पर बहस की जाए। डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपर्पज़
रिया साहबा पहले डिमांड नंबर 60 मूव कीजिए। सॉरी मिनिस्टर साहब, माय मिस्टेक। मिनिस्टर फाइनेंस टू मूव डिमांड नंबर 60। आई अपोज। जी मूव कीजिए। अच्छा, करें डिमांड नंबर 60। I beg to move that a sum not exceeding rupees 10,778,277,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the हालांकि हम सोलर पे हैं तो इसको जाना तो नहीं चाहिए लाइट को। जी मिनिस्टर फाइनेंस टू मूव डिमांड नंबर 60। जी डिमांड नंबर 60 मूव कीजिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब। माइक खोलें फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। माइक खोलें फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। जी I beg to move that a sum not exceeding rupees 10,778,277,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of other expenditure of Interior Division. Demand number 60. There are 6 cut motions on demand number 60. अब सॉरी मैं वो उसको स्किप कर गया था। आलिया कामरान साहब अब आप मूव कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी आलिया कामरान साहब अब मूव कीजिए। 60 और कट मोशन नंबर है 92 के मुतालबा ज़र ज़ेर मद दाखिला डिवीज़न के दीगर अखराजात सफ़र नंबर 1584 की रकम में 100 रुपये की कमी कर दी जाए ताकि पैदाइश, वफ़ात और दीगर सर्टिफिकेट्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने और ऑनलाइन फरहमी के लिए CDA की जानिब से पोर्टल बनाने में नाकामी पर बहस की जाए। डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ F6 मरकज़ में दर्ज बाला सहूलतों के लिए जाने वाले इस्लामाबाद के शहरी कितारों, वक्त और वसाइल गैर ज़रूरी कागजी कार्रवाई की सूरत में बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। जी मिनिस्टर साहब डू यू अपोज द कट मोशन? जी आई अपोज। नसीम अली शाह साहब ये है डिमांड नंबर 60 है, इसमें नसीम साहब आप मूव कर सकते हैं। 61 पे है सर। जी 60 में 60 में आप 97 मूव कर दीजिए। कट मोशन नंबर 97 ये है 97 पे है कि मुतालबा ज़र ज़ेर मद दाखिला डिवीज़न की दिगर अखराजात सफ़ा नंबर
1584 की रकम में 50 लाख रुपए की कमी कर दी जाए ताकि बैरूनी सरमायाकारों की ख़ुसूसन सीपैक पर काम करने वाले चीनी अफराद को मुनासिब सिक्योरिटी दी जाए। ये 50 लाख नहीं है, ये मेरा ख्याल है आप ये 50 लाख नहीं 5000000 कह देते हैं। जी नसीम शाह साहब ठीक है जी, मैंने करेक्ट कर दिया। मिनिस्टर फाइनेंस डू यू अपोज? आई अपोज। जी अब 61 नंबर डिमांड मिनिस्टर साहब मूव कीजिए डिमांड नंबर 61। जी स्पीकर साहब, आई बेग टू मूव दैट अ सम नॉट एक्सीडिंग ₹20,411,971,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of Islamabad Capital Territory ICT demand number 61. There are 8 cut motions on demand number 61. आलिया साहिबा आप मूव करेंगी डिमांड नंबर 99 का जो है कट मोशन मूव कर रही हूँ जी कीजिए कि मुतालबा ज़र मद इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सफ़ा नंबर 1632 की रकम कम करके ₹1 कर दी जाए ताकि इस्लामाबाद दारुल हुकूमती इलाके के दही इलाकों को शहरी इलाकों के बराबर लाने में वफाकी हुकूमत की नाकामी पर बहस की जा सके। जी मिनिस्टर साहब डू यू अपोज द कट मोशन? जी आई अपोज। जी सैयद नसीम शाह साहब आप मूव कीजिए। कौन सा नंबर? आप मूव कर दीजिए 103 नंबर। नहीं आपका नाम नहीं है इसमें। नहीं सॉरी आपका नाम नहीं है। ये 36 पे है। नहीं आपका नाम नहीं, आपके विप साहब ने जो लिख के दिया वो गलती से हो गया। ठीक है जी मिनिस्टर साहब आपने अपोज कर दिया। डिमांड नंबर 63 मूव कीजिए मिनिस्टर साहब। माइक खोलें कर दीजिए जी। जी आई बेग टू मूव दैट अ सम नॉट एक्सीडिंग ₹1,15,317,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of National Counter-Terrorism Authority demand number 63. There is one cut motion in demand number 63. ये जमाल एहसन साहब खान साहब जमाल साहब नहीं है। आयशा नज़ीर साहबा। Demand number 63, motion number 106, to move that the demand under the head National Counter-Terrorism Authority, page number 1757, be reduced to 100,000 rupees to discuss the inefficiency of National Counter-Terrorism Authority to deal with the menace of terrorism in the country. जी Minister Finance, do you oppose it? जी आई अपोज। मिनिस्टर फाइनेंस डिमांड नंबर 114 मूव कीजिए। I beg to move that a sum not exceeding ₹8,273,381,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of Law and Justice Division, demand number 66. एक दफ़ा फिर से अमाउंट पढ़िए, डिमांड नंबर भी पढ़ लिए, डिमांड नंबर 114 पढ़ के फिर अमाउंट ज़रा पढ़ दीजिए। पूरा 66 की बात हो रही। नो डिमांड नंबर 114 और डिमांड सॉरी इंटीरियर की। Demand number 114, I beg to move that a sum not exceeding ₹9,070,000,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of development expenditure of Interior Division. There is one cut motion on demand number 114. आलिया कामरान साहबा एक ही है आपकी, मूव कीजिए। जी सर, ये कट मोशन नंबर 107 है कि मुतालबा ज़र मद दाखिला डिवीज़न के तरक्याती अखराजात सफ़र नंबर 2961 की रकम कम करके ₹1 कर दी जाए ताकि दाखिला डिवीज़न की तरक्याती बजट के अखराजात बिलखसूस CDA की कारकर्दगी
और सरकारी रिहायशी इमारतों की बहाली के काम की बाबत इनके तरीक़ाकार पर बहस की जा सके। मिनिस्टर फाइनेंस, डू यू अपोज द कट मोशन? आई अपोज। अब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होनी है, मेरा ख्याल है नमाज ब्रेक करके तो फिर हम 2 बजे हम इंशाअल्लाह 2 बजे 2 बजे तक के लिए हाउस को एडजर्न किया जा रहा है नमाज ब्रेक के लिए।